नमल। हाशिम से मुलाकात ही नहीं हुई दोबारा। ना किसी और ने कुछ पूछा। अगर पूछेगा तो बता दूंगा। क्या? इतना ही जितना आपके बारे में सारे जेल को मालूम है, झगड़े फड्डे वगैरह। वो लापरवाही से हंसा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस केस में भी तुम्हारे साबिका बॉस ने फंसाया है तो उनको बता दोगे? अहमद एकदम कोहनी के बल उठकर बैठा। हैरत और अचंभे से उसका चेहरा देखा। करतार साहब ने? वो क्यों फंसाएंगे आपको? वो नहीं हाशिम, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ही ये दोनों कत्ल करवाए हैं। बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वो चाहता तो आज मैं बाहर होता। अहमद कुछ देर सोचता रहा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं फारिस भाई, जिन दिनों आप गिरफ्तार हुए थे मैं दिन रात करतार साहब के साथ होता था। वो वाकई आपके लिए परेशान थे, मगर कुछ मेरी हिकमत अमली और कुछ उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने आपके ऊपर से हाथ खींच लिया। इलेक्शन जीतने के बाद तो वो मेरी मदद कर सकते थे ना। मेरा ख्याल है उनकी नज़र में आप कसूरवार थे। हाँ, मगर हाशिम ने तो आपके लिए बहुत भाग दौड़ की। मैं उन दिनों वहीं था ना। हाशिम ने बार बार आपको बेकसूर कहा और इन दिनों वो ऑफिस, जेल, कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थकान का शिकार था, मगर उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, आप उसको पसंद नहीं करते, मगर उसके बारे में इतना गलत मत सोचें। फारिस काफ़ी देर खामोशी से छत को देखता रहा। शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो। शुरू में मैं उस पर शक करता था, मगर इतने साल इस बारे में सोचा। हमारे जायदाद के झगड़े इतने बड़े नहीं थे कि वो मुझे अंदर करवाते, जबकि मैं उनसे कुछ मांग भी नहीं रहा था। दूसरा, उनकी मेरे भाई से, मेरी बीवी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई भी चीज़ उनकी तरफ इशारा नहीं करती। मगर वो लहजे को ठहरा। अहमद ध्यान से उसे सुन रहा था। मगर आखिरी फतवा दिल से लिया जाता है और मेरा दिल हाशिम के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपको उनके बारे में नहीं, यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या करूँ? जेल तोड़ दूँ? वो खौफ से दूर हुआ। अच्छा, एक बात तो बताएं। मगर फारिस को अब एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही भूल गया है। फ़ौरन करवट बदल ली। चुप करके सोचो, ज़्यादा स्टपनी ना हो। उसके अंदाज पे अहमद ने मुंह बनाया और बुरे दिल के साथ वापस लेट गया। यू नो, मेरे भी कुछ प्रिजन राइट्स हैं और उनमें सबसे पहली चीज़ साफ़ सुथरी फ़िज़ा का होना, हाइजीन वाली डाइट का होना। और थोड़ी देर बाद स्टपनी फिर शुरू हो चुका था। हाशिम के कमरे में सेंट्रल हीटिंग से काफ़ी गर्माइश थी। हुनैन चिप्स खाते कंप्यूटर पे काम कर रही थी। सोफे पे पीछे को टेक लगाए सादी को नींद आने लगी, मगर हुनैन की आवाज़ ने जगा दिया। वो चौंक कर सीधा हुआ। आए उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं, वो दिलचस्पी से कहती हाशिम के लैपटॉप पे फ़ोल्डर्स खोले जा रही थी। सादी ने उसके हाथ पे हाथ मारा। बुरी बात है ना, किसी की ज़ाती चीज़ें नहीं देखते। ओके, आप आंखें बंद कर लें। उसने पुरानी तस्वीरें खोल ली, हाशिम की स्टैनफोर्ड के दिनों की। तब भी वो ऐसा ही था, मगर ज़रा यंग। शहरीन भी उनमें थी, क्लास फेलो थी शायद, या जूनियर। ये आज कहाँ है? अपनी अम्मी के घर, हाशिम भाई ने बताया है। साथी ने लबों पे मुट्ठी रखकर जमाई रोकी। हुनैन तेज़ तेज़ तस्वीरें आगे करती जा रही थी। फिर वो उससे भी बोर हो गई और वापस ड्रामा लगा लिया। दफातन हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो हुनैन ने झट स्क्रीन पे असल काम वाली विंड सामने कर ली। अलीशा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगवाकार का अकाउंट हैक करने में भी कुछ और घंटे लगेंगे, उसने इत्तला दी। हाशिम ने बस सर हिलाया और अलमारी की तरफ आया। सादी यूं ही गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। अलमारी सादी की पुश्त पे थी। हाशिम ने दरवाज़ा खोला तो खाने सामने आए। तीसरे खाने में एक डिजिटल लॉक वाला सेफ नस्ब था। हाशिम ने चंद डिजिट दबाकर सेफ का दरवाज़ा खोला। अंदर कागजात, चेकबुक, नोट, बहुत कुछ नज़र आया। वो चीज़ें उलट पुलट करके कुछ ढूंढने लगा।
साथी नींद में डूबी आंखों से उसे हमदर्दी से देखने लगा। उसने चेक बुक निकाली और कुछ पेपर्स। अंदर सेफ में हर चीज़ बिखर चुकी थी और साथी वापस गर्दन मोड़ने ही लगा था कि निगाह में कुछ अटका, जैसे स्याह रात में कोई अंगारा नजर आए। मगर वो बिलाशुबा एक दहकता हुआ अंगारा था। सेफ की दीवार के साथ एक लिफाफे से कुछ झलक रहा था। एक तस्वीर की सफ़ेद पुश्त जिस पे सुर्ख और नीले नन्हे नन्हे अंगूठों के निशान थे, जैसे पेंट में डुबोकर लगाए गए हों। बस एक झलक दिखाई दी और हाशिम ने सिर बंद कर दिया। फिर पासवर्ड दबाकर लॉक किया और बाहर निकल गया। और सादे यूसुफ की सारी दुनिया वहीं ठहर गई। नींद खुल चुकी थी। वो सालों बाद अब जगा था। हना, उसकी अपनी आवाज़ कुएं से आती महसूस हुई। तुम्हें याद है जब मैं दादी की डेथ पे आया था पाकिस्तान, वारिस मामू की डेथ से 6 माह पहले? तब मैं उनकी बेटियों की एक तस्वीर लाया था जिसकी बैग पे पेंट में डुबोकर उन दोनों के अंगूठों के निशान जब्त किए थे। जी, वो आपने वारिस मामू को दे दी थी और उन्होंने उसे अपने लैपटॉप की उल्टी तरफ कार्ड होल्डर में डाल दिया था ताकि उनके पास रहे हर वक्त। हुनैन मसरूफ़ सी कीज दबाती कही जा रही थी। उसको लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो तस्वीर अब कहाँ होगी? क्या हो गया है भाई? वो खट खट टाइप करती बोली। मामू के कातिल उनका लैपटॉप ले गए थे। अब तक तो उन्होंने वो सब तबाह भी कर दिया होगा, संभाल कर थोड़ी रखी होगी। सादी की मरी मरी निगाहें बंद अलमारी पे मरकूज हुईं। चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। हाशिम और मेरे लिए कोशिश करे? नामुमकिन। कहीं माजी से फारिस की झुंझलाई हुई आवाज़ गूंजी। मुझे हाशिम पे शक है, उसी का हाथ होगा इसमें। हाशिम चाहता तो मैं बाहर होता। मैं बाहर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसने चाहा ही नहीं। मामू कह रहे थे उन्हें हाशिम भाई पे शक है। मामू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं फारिस की वजह से अपनी बीवी और बच्ची को वक्त नहीं दे पा रहा। हाशिम को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया। देखो क्या किया उसने मेरे साथ। उसको लगा उसके हाथ कँपा रहे हैं। सर्दी बढ़ गई थी। वो बिल्कुल सुन सा बैठा था, पलकें भी नहीं झपक पा रहा था। वो तस्वीर तुम्हें वाकई याद है ना कि मामू के लैपटॉप के कार्ड होल्डर में ही थी? जी, मगर आपको क्यों ख्याल आया अचानक? वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। वो संभल कर फीका सा मुस्कुराया। यूं ही। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? हो रहा है। वैसे आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि नौशरवान भाई का अगवा उन्हीं दिनों में किया गया जब खबर यहाँ नहीं था? औरंगज़ेब अंकल ने बताया था मुझे कि खबर उनके ऑफिस और घर का कंप्यूटर जीनियस है। वैसे घरदार्स का क्या कारोबार है? ये एक कार्टियल को हेड करते हैं। कार्टियल क्या होता है? फजूल सवाल मत पूछो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। वो एकदम चढ़ कर बोला। दिमाग इतना उलझा हुआ था कि हुनैन की बातें बेजार कर रही थी। उसने जवाब में ज़ोर से कहकर रुख फेरा। मेरी तौबा, जो अब आपसे कुछ पूछूं या बताऊं? हाशिम के कदमों की आवाज़ आई तो वो ज़रा संभल कर बैठा। हाशिम अंदर आया, वही परेशान टेंस चेहरा लिए। सती के पीछे आकर अलमारी खोली। सती ने अब के गर्दन नहीं मोड़ी। सामने ड्रेसिंग मिरर लगा था। वो आईने में हाशिम को देखता रहा। उसने सेफ का कोड दबाया 4 हिंद से। सती ने दिमाग में फीड किए। सेफ खुला तो उसने कागज़ वापस रखे और उसे बंद किया। फिर से कोड दबाया। सती ने अब के पक्का याद कर लिया। वो उसकी तारीख पैदाइश थी। वो चला गया और सदी कितनी ही देर हुनैन के साथ खामोश बैठा रहा। उसका काम जारी था। वो भाई के चेहरे को देख ही नहीं रही थी। वो बस चुपचाप बैठा रहा। कितनी ही देर पुरानी बातें याद आईं। अम्मी कहती थी हाशिम का वकील क्यों उनको हर दफ़ा टाल देता है, क्यों वो कुछ ठोस नहीं कर रहा और वो हर बात अदालती निज़ाम पे रख देता। तब आंखों पे एतमाद की पट्टी बंधी थी, अब उसमें सुराख हो रहे थे। क्या पता हाशिम ने वो लैपटॉप वारिस के कातलों से हासिल कर लिया हो
اور وہ تصویر رکھ لی ہو، مگر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیا پتہ اس میں کچھ ایسا ہو جو فارس کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہر توجہ کے آخر میں وہ الجھ جاتا۔ ہاشم نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا، شاید کچھ تو سوچا ہوگا، یا کیا پتہ یہ کوئی اور تصویر ہو، اس کی اپنی بیٹی کی، مگر نہیں، اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، یہ وہی فوٹو تھی۔ میں ابھی آئی۔ حنین ایک دم اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس یوں ہی چپ چاپ سا بیٹھا رہا۔ پھر ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ گردن ادھر ادھر موڑی، پھر آہستہ سے اٹھا اور الماری کی طرف آیا۔ اس کی تربیت، اس کا ایمان، سب کہہ رہے تھے کہ کسی کا لاکر کھولنا گناہ ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آخری فتویٰ مجھ سے لو۔ میں کہتا ہوں ایسا کر ڈالو تو کر ڈالو، اور دل سے بحث کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی جلدی کوٹ ڈالا، لاکر کھولا، تصویر والا لفافہ سامنے تھا۔ سعدی نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوٹو نکالی اور الٹائی۔ امل اور نور۔ اس کے دل کو دھکا لگا۔ یہ وہی فوٹو تھی۔ ہاشم کو بچے پسند تھے۔ وہ بچیوں کی تصویر طبع نہیں کر سکا تھا۔ وہ جو اب تک بے یقینی کے عالم میں تھا، ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، لب بھینچ گئے۔ مڑ کر دروازے کو دیکھا، جس کے پار نیچے لاؤنج میں ہاشم بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا ابھی جا کر اس کو گریبان سے پکڑے اور اس سے پوچھے کہ اس نے کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کا اس سب میں ہاتھ تھا۔ فارس ٹھیک کہتا تھا، کیونکہ فارس اس کو جانتا تھا اور سعدی اس کو بالکل نہیں جانتا تھا، مگر وہ فارس نہیں تھا۔ اس کو غصے سے بے قابو ہو کر ہاشم کا گریبان نہیں پکڑنا تھا، اس کو کچھ اور کرنا تھا۔ اس نے وہ لفافہ نکالا، اس میں مزید بھی کچھ تصویریں تھیں۔ وہ ان کو دیکھتا گیا اور دل ہر ایک پہ ڈوبتا گیا۔ وہ اس ریسٹورانٹ میں فائرنگ کے بعد کی گئی کی فوٹوز تھیں۔ خون میں لت پت زمر۔ ابھی لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع نہیں ہوئے تھے۔ وہ اوپر سے لی گئی تھیں، اوپر ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے۔ سعدی کی آنکھوں سے نیند اب تک بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ ساکت، سانس روکے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ پیشہ ور قاتل اپنے شکار، اپنی مہارت کی تصاویر اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے اور فخر سے اپنے بے عیب کام دیکھا کرتے تھے، مگر اسے یقین آ جایا تھا۔ لفافے کی آخری چیز ایک فلیش ڈرائیو تھی۔ سعدی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پہ کوئی ٹیگ نہیں لگا تھا۔ باہر نکل کر حنین نے ریلنگ کے اوپر سے جھانکا۔ ہاشم نیچے صوفے پہ بیٹھا انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا۔ سر اٹھایا تو حنا نے اشارہ کیا۔ جواہرات مسلسل کچھ بول رہی تھی، اورنگزیب فون پہ بات کر رہے تھے۔ ہاشم اس کے اشارہ کرنے پہ اٹھ کر اوپر آیا۔ جس وقت سعدی لاکر کا پاس ورڈ دبا رہا تھا، وہ دونوں بند دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ نوشیروان بھائی کا کمرہ کون سا ہے؟ مجھے چیک کرنا ہے کہ ان کا کمپیوٹر ہیک تو نہیں کیا گیا۔ لیپ ٹاپ تو وہ ساتھ لے کر گیا تھا، مگر وہ زیادہ ڈیسک ٹاپ استعمال کرتا ہے۔ ہاشم ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تو وہ پیچھے آئی۔ اس نے بتی جلائی اور کمپیوٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ عین اس وقت سعدی دیوار کے پار لاکر میں سے تصویر نکال کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو جو دیکھنا ہے، تکان سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً آگے جا کر کرسی پہ بیٹھی، اسے آن کیا۔ آخری دفعہ آپ کی بات کب ہوئی تھی ان سے؟ اغوا سے پہلے؟ اغوا سے شاید 6-7 گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ وہ سیول میں تھا اور شاپنگ کر رہا تھا۔ خوش تھا؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اچھا، اس کمپیوٹر کا پاس ورڈ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ تھکا تھکا سا وہ صوفے پہ گر سا گیا۔ دروازہ پورا کھلا تھا۔ نیچے سے جواہرات کے بولنے کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ اوکے، جو بھی ہے، اڑا دیتی ہوں۔ ایڈمنسٹریٹر پہ پاس ورڈ نہیں تھا، سو اس نے آسانی سے کمپیوٹر کھول لیا۔ اب وہ خاموشی سے کیز دباتی کام کرنے لگی۔